एक पंच। हाँ, सिर्फ एक पंच में ही अगर कोई क्लास के सबसे ताकतवर और घमंडियों लड़के को धूल चटा दे, तो आप उसे क्या कहेंगे? जिसे सब लिन शैन समझकर इग्नोर करते थे, आज उसी के हाथ में एक ऐसा रहस्यमयी ब्लैक कार्ड है, जो बड़े-बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स का एक सपना होता है। लेकिन इस असीम शक्ति का राज क्या है? चलिए, आज के इस वीडियो में लिन शैन के अजय इनविंसिबल बनने की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहां लिन शैन गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी टीचर की नजर उस पर पड़ती है और पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। सब उसे एक लूजर समझते हैं, जिसका काम सिर्फ सोना है। लेकिन सिर्फ उसका एक दोस्त सच जानता था कि लिन जब सोता है तो उसे भयानक सपने आते हैं। हर बार की तरह वो ठीक से आराम नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बार बार वही एक सपना दिखता है। एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया, वेस्टलैंड, जहां सिर्फ खतरनाक मॉन्स्टर्स का राज है। मगर लिन और किसी को भी ये नहीं पता था कि इस सपने की दुनिया में वो जिन मॉन्स्टर्स को मारता है, उनसे वो उनकी पावर्स और मेमोरीज हासिल कर सकता है। क्लास खत्म होने के बाद वो थोड़ा सुकून से सोने की उम्मीद में घर जाता है। लेकिन वहां उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी जमा पूंजी एक पोषण पर खर्च कर दी थी, ताकि लिन की काबिलियत बढ़ सके। लिन उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे पी लेता है और अपने कमरे में ट्रेनिंग करने चला जाता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ काम नहीं करता। उन शापित सपनों ने उसकी बची कुची ताकत भी निचोड़ ली थी। थकान की वजह से वो जैसे ही थोड़ी देर बैठता है, तुरंत बेहोश होकर सो जाता है। एक बार फिर वो खुद को उसी पुराने सपने में पाता है। इस बार एक ज़ोंबी तुरंत उस पर हमला कर देता है। वो उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन लिन उसे लात मारकर पीछे धकेलता है और एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है। जब वो ज़ोंबी मर जाता है, लिन राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि शायद ये सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उस लाश से एक काली ऊर्जा, ब्लैक एनर्जी, निकलकर सीधे लिन के शरीर में समाने लगती है। अचानक लिन को उस ज़ोंबी की सारी यादें दिखने लगती हैं। उसकी पूरी जिंदगी और मौत का हर मंजर उसकी आंखों के सामने होता है। ठीक उसी पल पीछे से एक और ज़ोंबी हमला करता है, लेकिन लिन बिना सोचे समझे ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो हैरान रह जाता है ये समझकर कि क्या हुआ। उसने न सिर्फ उस ज़ोंबी की मेमोरीज ली थीं, बल्कि उसकी ताकत और स्किल्स भी उसके अंदर आ चुकी थीं। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सपना कोई मामूली वहम नहीं था। ये सपना दरअसल 10,000 साल बाद के भविष्य फ्यूचर का था। इसका मतलब था कि वहां मिलने वाली बॉडी रिफाइनिंग मेथड्स आज के जमाने की किसी भी तकनीक से हजारों गुना ज्यादा एडवांस्ड थीं। लूशेन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन सब कुछ इतना असली और विविड था कि उसे झुठलाया नहीं जा सकता था। जैसे ही उस दूसरे ज़ोंबी की यादें उसके दिमाग में आईं, लू को पास ही एक मिलिट्री बेस की झलक दिखी। उसने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में आसपास ऐसा कोई बेस जरूर होना चाहिए। अगर वो उसे ढूंढ लेता है, तो शायद वो अपने सपनों में छुपे अजीब सच को समझ पाए। अजीब बात यह थी कि इस दूसरी मेमोरी को एब्जॉर्ब करते वक्त उसे पहले जैसा दर्द या कंफ्यूजन नहीं हुआ। इसके बजाय ये उसके कॉम्बैट अवेयरनेस को और बेहतर बना रहा था। वो पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज महसूस कर रहा था। उन ज़ोंबीज की यादें उसके लिए उम्मीद से ज्यादा काम की साबित हुईं, जो उसे ऐसे बैटल इंस्टिंक्ट्स दे रही थीं जो उसके पास पहले कभी नहीं थे। लेकिन अभी वो इन सब चीजों को समझ ही रहा था कि अचानक किसी अनजान चीज ने उसे हिट किया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी नींद खुली, तो उसने खुद को अपने घर में सुरक्षित पाया। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे उसकी गहरी सोच से बाहर निकाला। ये उसकी छोटी बहन थी, जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी बहन लू शिंगी उसका इंतजार कर रही है। वो उसे प्रैक्टिस के बजाय सोने के लिए डांटने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर लू की पसीने से भीगी शर्ट और उसके नीचे उभरे हुए मसल्स पर पड़ी। वो अपनी हैरानी छुपाने की कोशिश करने लगी और तुरंत वहां से मुड़कर
उसे डिनर की याद दिलाते हुए चली गई। उसे जाता देख लूं पुरानी यादें सोचने लगा, जब वो दोनों साथ में खेला करते थे। पर जब से उसकी बहन ने स्कूल में टॉप किया, सब कुछ बदल गया। उसका रवैया बदल गया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। पर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसका ब्लड की लेवल पहले ही परफेक्ट 1.0 था और कॉम्बैट पावर शायद 100 के पार। वो देश की टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी तुलना में लू खुद को सिर्फ एक यूजलेस भाई समझता था। गहरी सोच में डूबे हुए उसने अपनी शर्ट उठाई और आईने में खुद को देखा और वो दंग रह गया। न जाने कैसे उसकी बॉडी में अब वेल डिफाइंड मसल्स बन चुके थे। उसे जरा भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा रिफ्रेश्ड और ताकतवर महसूस कर रहा था। उसके सपने की यादें अभी भी दिमाग में एकदम साफ थीं। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो शक्तियां और यादें जो उसने सपने में हासिल की थीं, वो असलियत में बदल चुकी हैं? क्या सिर्फ सपने देखकर ही ताकतवर बनना मुमकिन है? क्योंकि ये असली दुनिया कोई आम दुनिया नहीं थी, बल्कि एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड था, जहां लोग ऐसी ताकत का इस्तेमाल करते थे जो इंसानी दिमाग की सोच से परे था। लगभग 300 साल पहले दुनिया भर में डिमेंशनल क्रैक्स दिखाई दिए, जिनसे निकले खौफनाक मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी। उसी समय इंसानों के अंदर भी अजीबोगरीब शक्तियां जागने लगीं, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। यहीं से मार्शल आर्ट्स के युग की शुरुआत हुई। लोग अपनी छिपी हुई काबिलियत को बाहर निकालने और मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। रात के खाने की मेज पर लू किसी भूखे जानवर की तरह अपनी मां के हाथ का बना खाना खा रहा था। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह रुक ही नहीं पा रहा था और बार बार मांग रहा था। कई प्लेटें खाली करने के बाद भी जब उसका पेट नहीं भरा, तो वह खुद भी हैरान था कि उसे इतनी भूख क्यों लगी है। उसके पिता मुस्कुराए और बोले कि वे उसे भूखा घर से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से लू के लिए और खाना बनाने को कहा और वादा किया कि कल वे उसके लिए कुछ टॉनिक लाएंगे, ताकि उसकी सेहत फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन उसकी बहन चिंगी इस बात से खुश नहीं थी। उसने टोकते हुए कहा कि लू अब 18 साल का हो चुका है और आखिरी चेकअप में उसका ब्लड की लेवल सिर्फ 0.8 था। उसके पिता ने उसे झिड़कते हुए याद दिलाया कि साधारण मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और एलीट संस्थानों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। दूसरी ओर लू गहराई से सोच रहा था, अगर सिर्फ सपने देखने से उसकी सेहत सुधर सकती है, तो क्या यह वाकई सिर्फ एक सपना है या कुछ और? उसने फैसला किया कि उसे अपनी ताकत की परीक्षा लेनी होगी। खाने के बाद लू एक स्थानीय जूडो क्लब गया। यह क्लब मास्टर होंगवान चलाते थे, जिनका परिवार अपनी खास बॉक्सिंग तकनीक के लिए मशहूर था। यह क्लब बाई सिटी की टॉप 10 अकादमियों में से एक था। मास्टर होंगवान एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट थे। इस सिस्टम में एक रैंक 1 योद्धा का की 1.5 और कॉम्बैट पावर 150 होती है। रैंक 2 में यह 15 की और 1500 पावर तक पहुंच जाती है। रैंक 3 और भी खतरनाक है, 100 की और 10,000 से ज्यादा पावर। और रैंक 4 के योद्धा 200 की को पार कर जाते हैं और उनकी ताकत 1 लाख से भी ऊपर होती है। लू यह पावर स्केल देखकर थोड़ा घबरा गया। समाज में रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को ही बहुत सम्मान दिया जाता है, तो फिर ऊंचे स्तर के योद्धा तो इंसानों से बढ़कर महामानव माने जाते हैं। क्लब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड पर भारी फीस देखकर उसे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ अमीर परिवार ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं। वह जानता था कि अगर चिंगी इकलौती संतान होती, तो शायद उसके माता-पिता उसका खर्च उठा लेते, लेकिन अब वे आर्थिक रूप से काफी दबाव में थे। तभी एक रिसेप्शनिस्ट ने लू से पूछा कि क्या वह क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। लू ने इसके बजाय अपनी की पावर और कॉम्बैट स्टेटस चेक करने की इच्छा जताई। लू की साधारण पृष्ठभूमि देखकर रिसेप्शनिस्ट ने समझ लिया कि वह किसी अमीर घराने से नहीं है। फिर भी उसने उसे रूम नंबर 8 की ओर जाने को कहा, जहां मशीन रखी थी। लू आत्मविश्वास के साथ कमरे के अंदर गया। उसने मशीन पर अपना हाथ रखा
और अपना हेल्थ स्टेटस चेक किया। मशीन पर रीडिंग आई 0.9। ये देखकर वो हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे के सपने की वजह से उसका की लेवल 0.2 बढ़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी झपकी उसकी किस्मत बदल सकती है। शायद अब वो अपनी जीनियस छोटी बहन के करीब पहुंच रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। इसके बाद लू ने अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का फैसला किया। उसने ज़ोंबी की यादों से मिले युद्ध के अनुभवों और तकनीकों को अपने अंदर समेटा और मशीन पर एक जोरदार प्रहार किया। मशीन झंझना उठी और स्क्रीन पर उसकी कॉम्बैट पावर 113 दिखाई दी। लू दंग रह गया। उसकी ताकत आसमान छू रही थी, भले ही उसके की स्टेटस में मामूली बढ़त हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनने की राह पर निकल चुका है। उसने हिसाब लगाया कि अगर 1 घंटे की नींद इतना बदलाव ला सकती है, तो 3 घंटे, 9 घंटे या पूरे दिन की नींद क्या कमाल करेगी। हालांकि रात के वक्त लू को चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। वो परेशान था। जो लड़का क्लास में बड़ी आसानी से सो जाता था, उसे अब नींद क्यों नहीं आ रही। घड़ी की ओर देखने पर उसने पाया कि अभी सिर्फ रात के 9 बजे हैं। शायद सोने के लिए यह बहुत जल्दी थी। उसने फैसला किया कि वह खुद को थकाने के लिए ट्रेनिंग करेगा। लू ने उन तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया जो उसे ज़ोंबी की यादों से मिली थीं। जैसे जैसे वह मूवमेंट्स दोहरा रहा था, उसे अपनी पुरानी गलतियां साफ समझ आने लगीं। वह उन तकनीकों को 2 से 200 बार दोहराता रहा और खुद को अपनी सीमाओं के पार ले गया। जैसे जैसे लू अपनी ट्रेनिंग दोहराता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। उसे समझ आ गया था कि यह तरक्की सिर्फ शारीरिक मेहनत का नतीजा नहीं थी। यहाँ कुछ और भी था जो गहराई में काम कर रहा था। उसके सपने में ली गई यादें और ऊर्जा का अवशोषण सीधे तौर पर उसकी असली दुनिया के विकास पर असर डाल रहे थे। एक कड़ी ट्रेनिंग सेशन के बाद लू को इतनी भयंकर भूख लगी कि उसके लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। यह साफ था कि उसका नया और शक्तिशाली शरीर अब पागलों की तरह ऊर्जा जला रहा था और साधारण खाना अब उसके लिए काफी नहीं था। उसने सोचा कि उसे अब हर्ब्स या सप्लीमेंट्स की जरूरत है, लेकिन परिवार की तंगी के कारण यह फिलहाल नामुमकिन था। लू को चिंता होने लगी कि सही पोषण न मिलने की वजह से उसका शारीरिक विकास रुक सकता है, और उसे एहसास हुआ कि अब उसे खुद पैसे कमाने होंगे। उसने स्कूल से मिलने वाले परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स जैसे कि स्कॉलरशिप को अपना लक्ष्य बनाने का सोचा। अगले दिन जिम के मेंस लॉकर रूम में उसका दोस्त मिंग इस बात पर अपना गुस्सा निकाल रहा था कि टीचर ने अब तक उनके पेपर्स चेक नहीं किए हैं। लेकिन जैसे ही मिंग की नजर लू पर पड़ी, वह अपने दोस्त के शरीर पर उभरे हुए एब्स देखकर दंग रह गया। लू का हुलिया महज कुछ ही दिनों में इतना बदल चुका था कि मिंग उसे मुश्किल से पहचान पा रहा था। उसने मजाक में कहा कि लू ने पक्का लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बॉडी बनाई है, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि लू आज के कॉम्बैट सेशन के लिए इतनी कड़ी मेहनत करेगा। लू ने शांत रहकर अपने दोस्त को आने वाले एग्जाम्स पर ध्यान देने को कहा और समझाया कि हर कोई छिछले कारणों के लिए ट्रेनिंग नहीं करता। जब लू और मिंग वहां से निकले, तो लू को लगा कि खुद को साबित करने का ये सबसे अच्छा मौका है। मार्शल आर्ट्स हॉल में इंस्ट्रक्टर जांग उन्हें लाइव कॉम्बैट की कोचिंग दे रहे थे। मिंग ने बताया कि उसने सुना है कि जांग एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने असल में जंग के मैदान में खूंखार मॉन्स्टर्स का सामना किया है। उसने सबूत के तौर पर इंस्ट्रक्टर के चेहरे और हाथों पर मौजूद घावों के निशानों की ओर इशारा किया। लू चुपचाप देख रहा था और उसे जांग की तकनीकें हैरान करने वाली हद तक सरल लगी। पूरी क्लास जहां इन मूवमेंट्स को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं लू ने सपने की यादों के जरिए इन मूवमेंट्स में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। इंस्ट्रक्टर जांग पूरी सावधानी और बारीकी से क्लास को सिखाते रहे। उन्होंने सेशन के अंत में यंग ई नाम के एक स्टूडेंट को बुलाकर सिखाए गए मूवमेंट्स का प्रदर्शन करने को कहा। ये फे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और टीचर को यकीन दिलाया कि वो सब कुछ समझ चुका है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, क्लास की कई लड़कियां उसकी लुक्स और उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ करने लगीं, आपस में फुसफुसाते हुए कि क्लास में उसके जितना ताकतवर कोई और नहीं है।
मिंग को फिर से जलन होने लगी, क्योंकि ये फे ने एक बार फिर सारी लाइमलाइट चुरा ली थी। हमेशा की तरह अपनी अच्छी लुक्स, पैसा और उस प्रीमियम पिल के दम पर, जिसने उसके की लेवल को 1.2 तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत हमेशा ये फे पर मेहरबान रहती है। यहां तक कि टीचर्स भी उसकी दौलत और रुतबे की वजह से उसका पक्ष लेते हैं। मास्टर जांग और ये फे क्लास के सामने स्पैरिंग शुरू करते हैं और लड़ाई की तकनीकें दिखाते हैं। उन्हें देखकर मिंग का दिल बैठने लगता है। वह खुद से सवाल करता है कि उनके जैसे साधारण छात्र कभी ये फे जैसे एलीट लोगों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। दूसरी ओर लू भी कभी ऐसा ही महसूस करता था, लेकिन अब नहीं। अब वह अपनी मंजिल के लिए लड़ने को तैयार था। जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, मास्टर जांग ने ये फे की तारीफ की, लेकिन उसकी एक कमी भी बताई, उसका बैलेंस। मास्टर ने वादा किया कि वे उसे भविष्य में और बेहतर गाइड करेंगे। फिर उन्होंने क्लास से किसी दूसरे छात्र को बुलाया। ये फे ने बड़ी विनम्रता से मास्टर को शुक्रिया कहा, लेकिन मन ही मन वह उन्हें तुच्छ समझ रहा था। उसके लिए मास्टर जांग महज एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट थे, जो उसके खानदान के स्तर के आसपास भी नहीं थे। उसे यकीन था कि उसका भविष्य यहां मौजूद हर किसी से कहीं ज्यादा शानदार है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या कोई ये फे के साथ मुकाबला करना चाहेगा, पूरी क्लास में तनाव फैल गया। मिंग ने धीरे से कहा कि क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो उसे चुनौती दे सके। उसे लगा कि यह सब बाकी छात्रों को बेइज्जत करने की एक चाल है। सन्नाटा देखकर मास्टर जांग को गुस्सा आने लगा। वे सोचने लगे कि ये सब डरपोक हैं जो खुद को तराशने से डरते हैं। बिना कड़ी मेहनत के ये सब सिर्फ रसद विभाग में जाएंगे। असली मैदान जंग इनके लिए नहीं है। तभी उनकी नजर लू पर पड़ी। उसकी शांत खड़ी मुद्रा और अडिग निगाहों ने मास्टर को चौंका दिया। उन्होंने लू को आगे बुलाया। मिंग ने उसे रोकने की कोशिश की कि कहीं एग्जाम्स से पहले उसे चोट न लग जाए, लेकिन लू पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। मास्टर ने 10 मिनट का समय दिया और साफ कहा कि कोई किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंचाएगा। लू और ये फे एक दूसरे के आमने सामने थे। मास्टर ने लू से उसका की स्टेटस पूछा, जिस पर लू ने बताया कि पिछली बार यह 0.8 था। मास्टर को यह बहुत कम लगा, लेकिन लू की फौलादी कद काठी देखकर उन्हें लगा कि शायद वे कुछ देख नहीं पा रहे हैं। मैच शुरू होते ही ये फे ने लू को डराना शुरू किया। उसने चेतावनी दी कि अगर लू सही से नहीं गिरा तो उसकी हड्डियां टूट सकती हैं। लू ने बिना कोई जवाब दिए अपना कॉम्बैट स्टांस लिया। बिना वक्त गंवाए ये फे ने अचानक हमला कर दिया। वो अपनी रणनीति पर चल रहा था। दूरी बनाओ, विरोधी को परखो और फिर सही समय पर वार करो। उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी और लू जैसे लोग सिर्फ जिल्लत भरी हार के लिए बने हैं। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लू ने बड़ी फुर्ती से उसके वार को चकमा दिया और एक ऐसा जबरदस्त मुक्का जड़ा कि ये फे हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा और बिना किसी हरकत के पड़ा रहा। पूरी क्लास सन्न रह गई। मास्टर भागकर उसके पास पहुंचे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि लू ने महज एक मुक्के में क्लास के सबसे ताकतवर छात्र को ढेर कर दिया है। खुद लू भी अपनी ताकत के इस प्रहार से थोड़ा हैरान था। मास्टर ने तुरंत भीड़ को हटने को कहा और मेडिकल टीम को बुलाया। ये फे को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। लू ने घबराते हुए मास्टर से कहा कि वो उसे इतनी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उसकी ताकत पर से उसका नियंत्रण छूट गया था। मास्टर ने उसे शांत किया और अपने ऑफिस आने को कहा। ऑफिस में इंतजार करते वक्त मास्टर ने शक जताया कि शायद लू ने एनहांसर्स या नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है, जो स्कूल में सख्त मना है। लू ने साफ इनकार किया और कसम खाई कि उसने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। सच्चाई जानने के लिए मास्टर ने एक चमकता हुआ ऑर्ब निकाला। उन्होंने कहा कि वे लू का की स्टेटस दोबारा चेक करेंगे। लू ने बिना डरे अपना हाथ उस ऑर्ब पर रख दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, ऑर्ब से ऊर्जा की एक इतनी तेज लहर निकली कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। स्क्रीन पर जो नंबर उभरे, उन्हें देखकर मास्टर जांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। मशीन पर लू का की स्टेटस अब 1.5 दिखा रहा था। मास्टर जांग सन्न रह गए।
उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। 1.5 की रीडिंग का मतलब है कि लू अब एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, और वह भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। स्कूल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले ही पल लू अपनी ताकत का टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और मशीन पर पूरी ताकत से एक मुक्का जड़ता है। प्रहार इतना जोरदार था कि मशीन अपनी जगह से उखड़कर उड़ गई, एक पेड़ को चीरते हुए सीधे दीवार में जा धंसी। मास्टर अपने प्यारे पेड़ को तबाह होते देख लगभग रोने ही वाले थे। लू घबराकर दीवार के पास गया और मशीन को बाहर निकाला। वो बार बार माफी मांगने लगा कि उसका इरादा पेड़ को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन मास्टर अभी भी घुटनों के बल बैठकर अपने टूटे हुए पेड़ को थामे हुए थे। उनके मन में उथल-पुथल मची थी। यह स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, जो एक एंट्री लेवल मार्शल आर्टिस्ट का वार आसानी से झेल सकती है। लेकिन लू की ताकत ने तो एक रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट की सीमाओं को भी पार कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब दोनों आमने सामने बैठे तो मास्टर ने उससे कुछ सवाल किए। लू ने कहा था कि पिछली बार उसका की स्टेटस 0.8 था। मास्टर ने पूछा कि यह कब की बात है। लू ने जवाब दिया कि लगभग 15 दिन पहले, जब उसे आखिरी असाइनमेंट मिला था। यह सुनकर मास्टर के होश उड़ गए। सिर्फ 2 हफ्तों में लू का की स्टेटस 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया था। मास्टर को लगा कि लू शायद किसी अमीर खानदान से है या उसे किसी ग्रैंड मास्टर ने ट्रेनिंग दी है। लेकिन लू ने दोनों बातों से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि वह एक साधारण परिवार से है और उसका कोई एलीट टीचर नहीं है। रही बात उसकी तरक्की की, तो उसने इसे एक ऐसा राज बताया जिसे वह शेयर नहीं कर सकता। मास्टर खामोशी से उसे देखते रहे। जिस मुकाम तक पहुंचने में लोगों को सालों लग जाते हैं, इस लड़के ने उसे सिर्फ 15 दिनों में हासिल कर लिया था। मास्टर अपनी खुद की यात्रा के बारे में सोचने लगे। उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और सालों की कड़ी मेहनत के बाद वे रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट बने थे, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री में सेवा देने का मौका मिला। लेकिन युद्ध के मैदान में उतरने के बाद उन्हें कड़वी सच्चाई पता चली कि आम इंसानों के लिए उन दानवों, मॉन्स्टर्स को हराना लगभग नामुमकिन है। उन शैतानों के सामने इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जिनके पास असाधारण शक्तियां होती हैं, ऐसे लोग जिन्हें खुद मॉन्स्टर कहा जाता है। एक गहरी सांस लेकर मास्टर ने हकीकत को स्वीकार किया। लू की काबिलियत को देखते हुए वो स्कूल की एलीट गिफ्टेड क्लास का हकदार था। लेकिन लू ने बड़ी विनम्रता से कहा कि वह अपनी मौजूदा क्लास में ही खुश है। असल में उसे यकीन था कि वह सिर्फ अपने सपनों के जरिए ही अजय बन सकता है और उसे किसी खास क्लास की जरूरत नहीं है। उसकी अनोखी प्रतिभा को पहचानते हुए मास्टर ने उसे पूरा सपोर्ट देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर लू को कभी भी ट्रेनिंग में मदद चाहिए तो वह बेझिझक मांग सकता है। तभी लू ने 2 गुजारिशें की। उसने मार्शल आर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की बात कही और स्कूल से ज्यादा छुट्टियां मांगी। मास्टर ने समझ लिया कि शायद लू के साथ कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने वादा किया कि वे स्कॉलरशिप की अर्जी आज ही जमा कर देंगे और डीन से बात करके लू की अटेंडेंस में भी छूट दिला देंगे। स्कॉलरशिप मिलने में अभी लगभग 2 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए मास्टर जांग ने लू से कहा कि वह अपना वक्त बर्बाद न करे और ट्रेनिंग जारी रखे। मास्टर ने उसे एडवांस में एक कार्ड थमाते हुए कहा कि जब उसके पास पैसे आ जाएं तो वह इसे लौटा दे। लू ने जैसे ही कार्ड देखा वह चौंक गया। यह एक मार्शल आर्ट्स ब्लैक कार्ड था, जिसमें आमतौर पर कम से कम 1 लाख यूनिट की रकम होती है। लू ने मास्टर की इस उदारता के लिए उन्हें शुक्रिया कहा, जिस पर मास्टर ने बस इतना ही कहा कि लू की कामयाबी ही स्कूल का नाम रोशन करेगी। जैसे ही लू ऑफिस से बाहर निकला, मास्टर जांग ने खुशी से अपनी मेज पर हाथ मारा। उन्हें एक अनमोल हीरा मिल चुका था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि लू की काबिलियत को अभी राज रखना होगा, क्योंकि शायद उन्हें वह सीक्रेट वेपन मिल गया है जो उस खौफनाक जगह पर टिक सके। बाहर भीड़भाड़ वाले बाजार में एक दुकान का कर्मचारी ऑर्किड हार्ट नाम के एक नए सप्लीमेंट का प्रमोशन कर रहा था। यह एक खास टॉनिक था
जिसे महिला मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए बनाया गया था। 30,000 की कीमत वाला यह टॉनिक एक महिला ने अपनी बेटी के लिए खरीदा। मां ने अपनी बेटी को याद दिलाया कि यह बहुत महंगा है, इसलिए उसे अगली परीक्षा में टॉप करना होगा। यह सब देखकर लू को कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। एक टॉनिक के लिए 30,000। अगर वह दिन रात भी मेहनत करे तो भी इतना पैसा नहीं कमा सकता था। उसके माता पिता शायद थोड़ा बहुत इंतजाम कर लें, लेकिन इतना महंगा सप्लीमेंट उनके बस की बात नहीं थी। बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स खूब पैसा कमाते हैं और अपनी डाइट पर उससे भी ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन लू जैसे साधारण लड़के के लिए गुजारा करना ही मुश्किल था। उसने अपनी बहन चिंगी के बारे में सोचा। वह एक असली जीनियस है जो अपना भविष्य बदलने की ताकत रखती है। फिर भी वह अपनी जरूरतों को काटकर लू का साथ देती है। लू ने खुद से स्वीकार किया कि वह अपनी किस्मत बदलने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहा था जितनी उसे करनी चाहिए थी। बाजार में दो छात्रों को वीडियो गेम्स के बारे में बात करते देख लू को अपना पुराना समय याद आया। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह एक मछली के टैंक, फिश टैंक में कैद था, जो बाहरी दुनिया की चुनौतियों से डरकर सुरक्षित जगह पर दुबका हुआ था। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने उस टैंक की दीवारें तोड़ दी थीं और हकीकत का सामना करने के लिए बाहर कदम रख दिया था। पहली बार उसने दुनिया को अपनी आंखों से देखा और अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। अचानक उसके शरीर में ऊर्जा की एक लहर दौड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसके सपनों में लढ़े गए उन सभी मॉन्स्टर्स की यादें और अनुभव उसके अंदर समा रहे हैं। इस बदलाव से उसकी लड़ने की तकनीकें और भी बेहतर हो गई थीं। उसने मन ही मन अपने माता पिता और अपनी बहन चिंगी से वादा किया कि वह और भी ताकतवर बनेगा और अपनी मंजिल के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। थोड़ी देर बाद लू फिर से एक गहरे सपने में पहुंच गया। इस बार एक झोंबी ने उस पर हमला किया, लेकिन लू ने फुर्ती से उसे चकमा दिया और मार्शल आर्ट्स की अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महज एक मुक्के में उसे ढेर कर दिया। झोंबी की हरकतों को देखते हुए लू ने अंदाजा लगाया कि यह अपनी पिछली जिंदगी में पक्का एक मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा, क्योंकि मरने के बाद भी वह काउंटर अटैक की तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था। जल्द ही उस झोंबी की यादें लू के दिमाग में समा गईं, जिससे उसे पता चला कि पास ही एक मिलिट्री बेस है। लू को यह अजीब लगा कि बेस के इतना करीब होने के बावजूद अब तक उसे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर मिला था। आगे बढ़ते हुए लू ने दो और झोंबीज को आसानी से ढेर कर दिया और आखिरकार वह उस बेस के सामने पहुंच गया। बेस नंबर 1359। दीवार के पास पहुंचते ही उसने वहां बड्ढी बड्ढी दरारें देखी। यह महज एक बेस नहीं था, बल्कि एक पूरा शहर था। दीवार की 20 मीटर मोटाई देखकर लू दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह हमला कितना भीषण रहा होगा, जिसने इतनी मजबूत दीवार को भी चकमा दे दिया। अगर इतनी उन्नत सभ्यता भी इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाई, तो उनके भविष्य की क्या उम्मीद बची थी? तभी उसकी नजर हेडक्वार्टर की इमारत पर पड़ ढी, जहां एक इंसानी साया लेटा हुआ था। लू को लगा कि वह कोई झोंबी है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस जीव से ऊर्जा की एक ऐसी प्रचंड लहर निकली कि लू खौफ से कांप उठा और वहीं गिर पड़ा। वह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि एक साइकिक फोर्स था। लू समझ गया कि यह जगह अभी उसकी काबिलियत से बहुत बाहर है, इसलिए उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। पास ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसते ही उसे वहां सब कुछ सुरक्षित मिला। मेज पर रखी एक चम्मच को देखकर उसे एहसास हुआ कि यहां रहने वाले लोग किसी हमले से नहीं, बल्कि किसी वायरस की वजह से झोंबी बने थे। तभी उसे वहां एक अजीब डिवाइस मिला। उसे चालू करते ही एक होलोग्राम सामने आया और एआई ने उसका स्वागत किया। लू हैरान था कि वह एआई बिल्कुल उसकी भाषा बोल रही थी। उस एआई ने खुद को 16वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया, जिसे बेस 1359 के नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। लू ने उससे हालिया रिपोर्ट मांगी। एआई ने तुरंत अपने डेटाबेस से मार्शल अलायंस की दुनिया का इतिहास निकालकर एक डिजिटल किताब के रूप में लू को थमा दिया। लू ने पढ़ा कि उस दुनिया में 10वीं रैंक तक के 13 मार्शल आर्टिस्ट्स मौजूद थे। 10वीं रैंक की बात सुनकर लू के पसीने छूट गए। एआई ने स्क्रीन पर मॉन्स्टर्स के हमले का वीडियो दिखाया। हजारों की संख्या में राक्षस बेस के अंदर तबाही मचा रहे थे।
इतनी उन्नत तकनीक और 10वीं रैंक के योद्धा होने के बावजूद वे लोग इस बर्बादी को नहीं रोक पाए। जब उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वे सब अपने घर छोड़ दाचकर अंतरिक्ष स्पेस की ओर भाग गए ताकि किसी दूसरे ग्रह पर नया घर बसा सकें। उसी दिन यह पूरी सभ्यता खत्म हो गई। लू वहीं सोफे पर बैठ गया। उसका मन भारी था। उसने एआई से इस दुनिया का पूरा इतिहास दिखाने को कहा। जैसे जैसे वह रिकॉर्ड्स पढ़ता गया, उसकी रूह कांप गई। मार्शल आर्ट्स युग का पहला साल, पहली बार मॉन्स्टर्स का आना, साल 34 में डैगर किंगडम में पहले मार्शल आर्टिस्ट का जन्म और मार्शल अलायंस की स्थापना। लू के चेहरे का रंग उड़ गया। यह किसी और ग्रह का इतिहास नहीं था। यह बिल्कुल उसके अपने संसार जैसा था। वही भाषा, वही मार्शल आर्ट्स सिस्टम, वही इतिहास। उसे एक कड़ी डिडेडवी सच्चाई समझ में आई। उसने जो तबाही देखी थी, वह किसी अजनबी दुनिया की नहीं थी, बल्कि यह 10,000 साल भविष्य की उसकी अपनी ही धरती की एक खौफनाक तस्वीर थी। लू ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह सब एक इत्तेफाक है या फिर कोई समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स। सच्चाई जानने के लिए उसने एआई से अपनी पर्सनल डिटेल्स मांगी। स्क्रीन पर जो रिकॉर्ड खुला, उसे देखकर लू के होश उड़ीच गए। वह प्रोफाइल उसकी अपनी ही थी। डेटा के मुताबिक उसका जन्म साल 325 में हुआ था और वह सिर्फ 28 साल तक जिएगा, एक मामूली नागरिक बनकर। यह हकीकत उसके दिल पर चोट कर गई। उसने तुरंत चिंगी के बारे में सर्च किया, लेकिन राय ने लो अथॉरिटी का एरर दिखा दिया और रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लड सैंपल मांगा। लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही एआई ने उसकी उंगली से खून का नमूना ले लिया। विश्लेषण शुरू होते ही एआई ग्लिच करने लगी और अचानक रिवोल्यूशन प्लांट एक्टिवेट हो गया। लू के सामने अब उसका पूरा बायोडाटा था। प्रोफाइल पिक्चर बदली हुई थी और उसका भविष्य भी बदल चुका था। रिकॉर्ड के मुताबिक वह स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाया, एकेडमी में 23वीं रैंक हासिल की और मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसने सेना में सेवा दी और 37 साल की उम्र में एक जंग के दौरान उसकी मौत हो गई। लू समझ गया कि जैसे जैसे वह ताकतवर हो रहा है, उसका भविष्य बदल रहा है। डेटा में उसकी ताकत बढ़ाने का जिक्र तो था, लेकिन 10,000 साल बाद के उस डेटाबेस में उसे जीनियस नहीं माना गया था। लू ने तय किया कि वह शहर में 23वीं रैंक से संतोष नहीं करेगा। उसे टॉप पर पहुंचना होगा ताकि वह मानवता की तबाही रोक सके। अगली सुबह नाश्ते पर लू ने अपनी मां से कहा कि अब से वह घर पर रहकर ही पढ़ाई करेगा। उसकी बहन हैरान थी कि स्कूल में ऐसा विकल्प कब से आ गया। तभी मास्टर जांग का फोन आया कि उसकी स्कॉलरशिप के पैसे आ गए हैं। लू ने साफ कह दिया कि उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। वह जल्द ही आकर पैसे ले जाएगा। वह अपनी ताकत को उस स्तर पर ले जाना चाहता था जहां से वह पूरी दुनिया को चौंका सके। बाद में वह फिर से सपने में एआई के पास पहुंचा और मार्शल आर्ट्स की सबसे बेहतरीन तकनीकों की तलाश शुरू की। 4,65,000 नतीजों में से एआई ने 3 सबसे शक्तिशाली रैंक 11 की तकनीकें चुनी। स्टार बॉडी रिफाइनमेंट, नेचुरल ब्रीदिंग और क्रिस्टल विजुअलाइजेशन। ये तकनीकें 10,000 साल के विकास का निचोड़ डीएच थीं। लू ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। स्टार बॉडी रिफाइनमेंट से उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सितारों की ऊर्जा सोख रहा है। नेचुरल ब्रीदिंग के अभ्यास से उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगीं, जैसे उसके खून में उबाल आ गया हो। और जब उसने क्रिस्टल विजुअलाइजेशन की कोशिश की, तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई। उसे समझ आया कि मानसिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर ही मार्शल आर्ट्स की असली जड़ डीडीडीएच है। जब लू की नींद खुली, तो वह पसीने और गंदगी से लथपथ था। यह उसके शरीर से अशुद्धियों के निकलने का संकेत था। ट्रेनिंग रंग ला रही थी। मास्टर जांग से पैसे मिलने के बाद लू ने भविष्य के नुस्खों, प्रिस्क्रिप्शंस से ऐसी दवाइयां बनाने का सोचा जो आज के चिकित्सा विज्ञान को हिलाकर रख दें। अगले दिन एकेडमी में मास्टर जांग ने उसे पैसे दिए और हफ्ते में कम से कम एक दिन आने की गुजारिश की। मास्टर समझ चुके थे कि लू की ताकत अब उनके अंदाजे से भी बाहर जा चुकी है। अब लू के पास पैसे थे और उसे अपनी की स्टेटस सुधारने के लिए भविष्य की दवा बनानी थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसे एक प्रोफेशनल मेडिकल लैब की जरूरत थी। उसने 7 जगहों पर कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। लैब के मालिक को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन लू हार मानने वाला नहीं था।
मास्टर जांग के दिए कार्ड में 8,80,000 यूनिट्स थे और वह किसी भी कीमत पर अपनी दवा बनाना चाहता था। साथ साथ लैब से रिजेक्ट होने के बाद क्या लू हार मान लेगा, या फिर उसके हाथ में मौजूद ये 8,80,000 यूनिट्स और भविष्य का वो प्रतिबंधित फॉर्मूला, फॉरबिडन फॉर्मूला, मार्शल आर्ट्स की पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख देगा? लू के शरीर के अंदर जिस आग ने जन्म लिया है, क्या वो उसे कंट्रोल कर पाएगा? अगले पार्ट में हम देखेंगे लू का वो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी पहली असली जंग। अगर आप इस रोमांच को मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। मिलते हैं पार्ट 2 में।